और जापान का ताइवान के साथ खुलकर सामने आना और चीन के खिलाफ खड़े होने से बीजिंग में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि चीन का जापान के साथ भी विवाद है और वो विवाद है सेनकाकू द्वीप को लेकर। ऐसे में जापान का ताइवान में अपने नेताओं को भेजना चीन के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज है, और मैसेज ये है कि न तो चीन को ताइवान का बाल भी बांका करने दिया जाएगा, ना ही जापान चीन की धौंस और धमकियों को सहने वाला है। और यही बात चीन के दो बड़े नेताओं का आज से 3 दिन के ताइवान दौरे पर पहुंचना साबित कर रहा है। और इस बात से चीन बौखलाया हुआ है। एक बार फिर ताइवान और जापान को धमकाने के लिए एक नई वॉर ड्रिल करने जा रहा है ड्रैगन। आज चीन झिनजियांग प्रांत से लगे ईस्ट चाइना सी में वॉर ड्रिल करने जा रहा है। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, वॉर ड्रिल पर वॉर ड्रिल और फिर वॉर ड्रिल और उसके बाद फिर एक वॉर ड्रिल और फिर एक वॉर ड्रिल। चीन क्या इससे आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि अब जापान ने भी चीन को भौवें दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि क्या केवल चीन वॉर ड्रिल ही करता है या फिर चीन के इस वॉर ड्रिल को ताइवान केवल वॉर ड्रिल के रूप में ही ले रहा है, या फिर वो समझता है कि चीन किसी मौके की फिराक में है। तो संयोग की बात है रवि कि इस समय मैं ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के ऑफिस के सामने हूँ, यानी राष्ट्रपति भवन के सामने। आज के दौर में दुनिया के तमाम देशों के डेलीगेशन एक के बाद एक इस बिल्डिंग में आ रहे हैं, ताइवान के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। जापान का भी डेलीगेशन आया हुआ है, और जापान के डेलीगेशन के आने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब चीन का लाइव वॉर ड्रिल हो रहा था तब चीन की तरफ से दागे हुए कुछ मिसाइल जापान के समुद्री क्षेत्र में भी गिरे थे। तो जापान की इसलिए चिंता बहुत गंभीर हो जाती है। और आज जब थोड़ी देर के बाद जापान का डेलीगेशन इसी बिल्डिंग में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और संयोग देखिए कि यहाँ बहुत अच्छी एक तस्वीर भी आपको आ रही है। इधर है ताइवान के राष्ट्रपति की बिल्डिंग, और साथ में देखिए ताइवान के स्कूल के बच्चे वो सब स्कूल जा रहे हैं, और वो एकदम पंक्ति से खड़े होकर जिस तरीके से बहुत डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हैं राष्ट्रपति भवन को क्रॉस करते हुए। तो मतलब मैसेज साफ है। मैसेज ये है कि एक तरफ जहां ताइवान के लोग, ताइवान के बच्चे अपने डे टू डे लाइफ में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हें अपनी सरकार में, इन्हें अपने मनीष ये बताइए कि कुल मिलाकर ताइवान को लेकर वेस्टर्न कंट्रीज की, पश्चिमी देशों की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? पहले नैन्सी पेलोसी पहुंचती हैं, फिर अमेरिकी सांसदों का डेलीगेशन आ जाता है, अब जापानी डेलीगेशन आ रहा है, उसके बाद कनाडा का डेलीगेशन आ जाएगा। इस तरह के दौरों को क्या इतना नॉर्मल बना देना है कि कोई गुंजाइश ही नहीं रहे कि चीन कल को कोई दौरा हो और नाक भौंस सिकोड़ने का काम करे? यह स्ट्रैटेजी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और अभी मैं ताइवान के कुछ वरिष्ठ पत्रकार, कुछ थिंक टैंक के लोग और कुछ सरकार के लोगों से बात करके तब यहाँ पर पहुँचा हूँ। उनसे मैंने ठीक यही सवाल किया था कि हमने देखा था कि यूक्रेन में जब युद्ध शुरू हुआ तो एक के बाद एक डेलीगेशन आ रहे थे, तो उसे लोगों ने वॉर टूरिज्म का नाम दिया था। तो यहाँ क्या कहा जाए कि ये क्राइसिस टूरिज्म हो रहा है या फिर एक के बाद जो एक डेलीगेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है? तो उनका कहना था कि देखिए, ताइवान एक लंबे अरसे से कोशिश में लगा था कि वो ग्लोबल आउटरीच करे, ग्लोबल तमाम तरह के लोगों से बातचीत करे। यहाँ पर बातचीत केवल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं है, बल्कि बिजनेस और तमाम चीज़ों को लेकर है। और साथ ही में उनका कहना ये था कि ये बात सच है कि आज की तारीख में ताइवान को दुनिया के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों का समर्थन हासिल है, लेकिन साथ ही साथ उनका कहना यह भी था कि ताइवान को यह पता है कि उनको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, और इसीलिए ताइवान ने उस हिसाब से तैयारी की है। दोस्तों का साथ मिले तो फिर जैसा कहते हैं 1 और 1 मिलकर 11 हो जाएंगे, लेकिन ना भी हो तो भी ताइवान के इन लोगों का कहना है कि ताइवान के पास विकल्प क्या है। आप कह रहे थे कि आपने बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट से बात की, थिंक टैंक के लोगों से बात की, जानने वालों से बात की। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि जब चीन सबसे ताकतवर था दुनिया में, जब वो जमीनें हड़प रहा था, अपनी ज्योग्राफी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा था, माओ के युग में था, उसके बाद भी 20 सालों तक हमने ये प्रक्रिया देखी, तब भारत से भी वो युद्ध लड़ता है, भारत की जमीन हड़पने के लिए भी वो षड्यंत्र करता है, तब वो ताइवान को अपने कब्जे में नहीं ले पाया। क्या आज के आधुनिक, मॉडर्न और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में यह संभव दिखाई दे रहा है? क्या मान रहे एक्सपर्ट्स?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर चीन के पास माओ था, चीन के पास माओइज्म था, तो ताइवान के पास उस समय चियांग काई शेक का एक बेहतर कुशल नेतृत्व था, जिसके पास खुद अपनी एक कुशल सैन्य दक्षता हासिल थी, जिन्होंने चीन के बनने से पहले, मतलब 1949 से पहले चीन के को बहुत सारे जंगों में जो है सो जीत दिलाई थी। तो इसलिए जब उनके नेतृत्व में ताइवान, इस आइलैंड पर ताइवान एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर स्थापित हुआ, तो तब से लेकर आज तक ताइवान अपनी आज़ादी और संप्रभुता के लिए संघर्ष कर रहा है। इसलिए आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि बीते 70 सालों में अगर चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाया, तो आज की तारीख में, आज का जो ये मॉडर्न ताइवान है, और ये मॉडर्न ताइवान क्यों कहते हैं, 2004 तक तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग इसी सिटी, ताइपे सिटी में ताइपे 101 है, और आज भी बुर्ज खलीफा के बाद उसका नंबर 2 आता है। वहीं आसपास की आप लोकेशन को भी देखें तो लोगों को भले लगता होगा कि ताइवान एक छोटा मुल्क है, लेकिन ताइवान टेक्नोलॉजी के तौर पर, ताइवान अपने सामरिक क्षमता के तौर पर खुद को इसने इस तरह से तैयार किया है, क्योंकि इन्हें पता है कि इसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि चीन से है, उस चीन से जो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के तहत ताइवान को हड़पने की कभी भी कोशिश कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सीधे ताइवान से हमें ये सारी जानकारियां देने के लिए।